हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह आज आपके सामने चैप्टर 3 के लिए चैप्टर 3 मतलब चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक और पहले टॉपिक का पहला लेक्चर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स रिलेशन विथ करंट एंड डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये पहला टॉपिक है जिसमें से ये पहला लेक्चर है इस टॉपिक का। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझा दूं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में जो मोशन होता है, आपको क्या लगता है कि अगर कोई कंडक्टर लिया जाए, चलो कंडक्टर लेता हूं एक छोटा सा, चलो ये है मेरे पास एक कंडक्टिंग पेन, मेटेलिक है, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है ये डायनेमिक है या स्टैटिक है? चलिए मैं आपको बताता हूं, ये आप लोगों ने कुछ ने सोच भी लिया होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा उनमें कोई ना कोई वाइब्रेशन, रोटेशन, स्पिन होता ही होता है, स्टैटिक नहीं होते। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायनेमिक है। अगर करंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स डायनेमिक है मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो करंट प्रोड्यूस करने चाहिए। करंट प्रोड्यूस करने का मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉजेज फॉर द करंट। अब नाउ इट्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इसमें अगर कंडक्टर है और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट होना चाहिए, बट न्यूट्रल है। मेटल जो है वो न्यूट्रल्स हैं, तो सारे मेटल्स न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते हैं तो इसमें करंट नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा तो कोई ऐसे जा रहा होगा। तो ओवरऑल जो नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जीरो होते हैं। समझना बात को, मतलब इनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो रैंडम मैनर में है, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी कहा जाए, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए, तो वो जीरो होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसने अपना करंट प्रोड्यूस किया, दूसरा इधर गया, उसने अपना करंट प्रोड्यूस किया, इक्वल ऑपोजिट हो गया, नेट करंट जीरो हो गया, हमारा कंडक्टर जीरो पे रहता है। अब इसमें क्या है कि अगर इस तरीके से कहा जाए, देन इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें, तो मैं यहां पर कलर चेंज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिखता हूं यहां पर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू u1 u2 डॉट 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 लेते हैं, un लिखता हूं मैं। आपको पता है रैंडम मैनर में है, अगर इनको मैं वेक्टर टर्म में ले लूं इनकी वेलोसिटीज, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, चलो मैं ले लेता हूं एवरेज का मतलब मैं लेता हूं यहां पर u1, कैपिटल एन ले लेते हैं, कैपिटल एन लिया है तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 हम लोग लेते हैं un, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ये हमारा जीरो रहा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज जो हमेशा होगा वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि रैंडम मैनर में है, सबका डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इस तरीके से होता है कि वो जीरो हो जाते हैं फाइनली। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको u लिखते रहते हैं, u इनिशियल, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस चीज में कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? वोल्टेज अप्लाई करना, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखना आप लोग। फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज को समझते हुए। अब मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में अप्लाई करने वाला हूं। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वो स्लाइड है अभी, हम लोग उसको देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बैक करूंगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर देता हूं। चलो
कर दिया अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आप ध्यान से समझना, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब यहाँ का जो है ये हाई पोटेंशियल पे आ गया, कंडक्टर का पॉजिटिव से जुड़ा था, नेगेटिव से जुड़ेगा वो लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा किधर, इधर, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो थे, जो रैंडम मैनर में मूविंग थे, उन पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा इधर। अब बस आपको एक बात बता दूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो हालत क्या हो जाती है, अचानक कहीं पर कोई अफवाह फैल जाए और वहां पर एक अचानक एक डायरेक्शन में भागम भाग होने लगे। कौन सा डायरेक्शन? जिधर से एग्जिट होता है, लोग उधर भागने लगते हैं, फिर उनमें क्या होता है, उनमें कोलिजन्स होते हैं। अब वो चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड करते ही ऐसे आगे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करा, इलेक्ट्रॉन ने अपना रास्ता बदला, इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन ने अपना रास्ता बदला। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ध्यान से समझना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, मोशन उसी का इसी डायरेक्शन में होगा। बट फाइनली क्योंकि इसका जो टारगेट है वो क्या है, इधर से निकलना है और इस एंड पे आना है, और फाइनली उसको ये वाला सर्कल पूरा करना है। ठीक है, तो यहां से निकलेगा, कोलाइड होगा, कोलाइड होते हुए अलग अलग उस तरीके से होगा और वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस कोलिजन में ये देखो, यहां पर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसको मैं कहता हूं टाउ। ये टाउ क्या है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप होता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से समझना आप लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, टाउ, यहां गया, अगेन टाउ, ऑल रिलैक्सेशन टाइम्स आर डिफरेंट, राइट, अलग अलग होंगे, क्योंकि कोलिजन कब किसके साथ हो जाए ये हम नहीं बता सकते, कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मुड़ जाए ये भी हम नहीं बता सकते। ये जरूर हमें पता है कि दिस इज गोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे की सोचते हैं। ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखाया, ये पाथ तो हर इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने n इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचा, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ मैंने आपको दिखा दिया, तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। नाउ हम लोग इसके आगे की सोचते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था, अब सोचो यहां पर अगर इसका लेंथ ले लेते हैं l, ठीक, और यहां पर जो हमने अप्लाई किया है इसको ले लेता हूं मैं v, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होगा इसके बीच में, चलो इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर हम लोग सोचते हैं इस केस में यहां पर क्या होगा। इस केस में हम लोग ये चीज देखेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होगा, दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू होगा Q इंटू ई, E इंटू ई। क्लियर है? अब ये E इंटू ई का मतलब अब समझते जाओ, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई होता था, आप लोगों ने पढ़ा था। तो मैं लिखता हूं यहां पे फोर्स experienced by each electron। अब एक चीज तो पता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक, इस पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ईच ऑपोजिट क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें किधर से किधर होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इधर से इधर की तरफ होगा। मैं इसके अंदर ही बता देता हूं किसी और कलर से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स लगेगा इस तरफ E इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव से वो अट्रैक्ट किया जाएगा, नेगेटिव से रिपेल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे या नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट लगता है, और पॉजिटिव पे सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इन पे ऑपोजिट लगेगा बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू Q इंटू ई, मैं E इंटू ई लिखता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब F इज इक्वल टू एम ए होता है, हमें पता है। यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू E इंटू
ई। अब एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ई अपॉन, मैं m लेता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, आगे हम लोग m लेके चलेंगे। दिस इज ई बाई एम, ये हो गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे। क्लियर है? अब देखते हैं इसके इक्वेशंस के बारे में। तो इफ v1 v2, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इफ v1 v2 डॉट 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 vn, कैपिटल ले लेते हैं, आर the velocities of n electrons। समझते जाओ, ये सब इसके पूरे नोट्स आप लोग रिटन मेरे साथ साथ बना सकते हैं, आप लोग देखते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट खुद का रिटन हमेशा बेहतर होता है, ये बात मैं हर क्लास में आपको कहता हूं। तो कोशिश करो आप समझो, किसी से भी, किसी भी टीचर से पढ़ें, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ें, बट आप अपने रिटन नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है? तो द वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर, ये कब की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद। ओके तो इसके ऊपर और एक लाइन में बढ़ा देता हूं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ओके तो ये हमारे पास हो गया, आर इतना हो गया, देन क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा हमारे पास u1, u प्लस ए टी होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन 9 से 11 तक आपने पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u1 प्लस ए टी, का मतलब यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी अटेन करेगा, n इलेक्ट्रॉन्स आर, मैं लिखता हूं बिफोर फर्स्ट कोलिजन, उन सबका अपना पहला जो कोलिजन होगा, उस पहले कोलिजन से पहले कोलिजन से जस्ट कोलाइड होने से पहले उनके अंदर वेलोसिटी जो आई होगी वो v1 आई होगी, a1, और जो टाइम का मतलब τ1, मैं τ1 ले रहा हूं किस चीज के लिए, उनका रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप, दिस इज τ1, मैंने लिया τ1। v2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उसकी वेलोसिटी u2 प्लस एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, और इसका हो गया τ2। अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं vn un प्लस a tau n। ये सारे इक्वेशंस आपको दिख रहे होंगे, ये सबकी अपनी अपनी वेलोसिटीज हैं। आपको ये बात पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सिचुएशन में था इनिशियली, वो हमें नहीं पता है, u1 u2 हमें नहीं पता है, तो v1 v2 भी अलग अलग हो सकते हैं, τ1 τ2 ऑब्वियसली कोलिजन्स हैं, वो भी हमें नहीं पता कि वो किसका ज्यादा है किसका कम है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहां पर एवरेज की बात करेंगे, ध्यान से समझना, एवरेज की बात करेंगे। तो एवरेज के लिए बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस, बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस, जब ऑल इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग ऑल इक्वेशन को ऐड करने के लिए। ओके इससे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो एक्सेलरेशन हम यहां पर निकाल चुके हैं, और यहां पर सबकी अपनी अपनी वेलोसिटीज हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस क्या हो जाएगा हमारे पास, v1 v2 vn। ओके दिस इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un प्लस a कॉमन लेता हूं मैं सब में से, τ1 τ2 प्लस डॉट 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 τn। क्लियर है? अब सब में से मैं n से डिवाइड करता हूं, मुझे एवरेज चाहिए, n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया और n से डिवाइड किया मैंने। दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी थी, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंच में होता है, तो हमने एक वेलोसिटी ले ली v, जो कि उनकी एवरेज वेलोसिटी है, इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो था, ये हमें पता है, एंड दिस टर्म वाज एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम हम लोग लेते हैं टाउ। फिर से एक बार रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम, दिस इज a टाउ। तो अब v इज इक्वल टू, a की जगह मैं क्या लिखता हूं, e बाई m, टाउ पहले से था, और इंटू
ओ सॉरी, इट्स इरेजर लेते हैं, ये हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा हो बना एवरेज टाइम, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं लिख देता हूं यहां पे टाउ n अपॉन n इज इक्वल टू टाउ, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, देन ई टाउ बाई m, ये बना हमारा एवरेज वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। This velocity is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मुझे कहीं जाना है, ठीक है, दिल्ली टू गुड़गांव जाना है, मान लो आई एम रिसाइडिंग एट दिल्ली, दिल्ली टू गुड़गांव जाना है, मान लो मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ। सुबह 5 बजे निकलूंगा तो क्या होगा, मुझे स्मूथ रास्ता मिलेगा एंड दैट road will take around 30 minutes, right? The same thing will happen if I am going at 10 p.m., right? But problem is what? Distance is same, but due to heavy traffic, I need to take this type of path, means zigzag path type of, where I can get the option, I can move there and then I'll move forward. In that condition, it will take approximate 1.5 hour, 2 hour maybe. तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन्स में। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा एवरेज स्पीड उतनी ही कम होगी। क्लियर है? जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा स्पीड मेरी एवरेज उतनी ही कम थी। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो जैसे मान लो मुझे अगर 20 किलोमीटर जाना था, मॉर्निंग में मैंने हाफ एन आवर में कवर किया, तो मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। यही 20 किलोमीटर का टाइम, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया 2 आवर्स में एट 9 PM और 10 PM एट ऑफिस टाइम। इन दैट कंडीशन मुझे लग गए अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स। देन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि सुबह में मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर एंड मॉर्निंग 10 AM मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। यू कैन सी द डिफरेंस। द सेम थिंग गोइंग हियर। तो यहाँ पर ड्यू टू कोलिजन्स हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, एक एवरेज स्पीड होती है, जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर ज़्यादा मूव करते हैं हम लोग बाई कार, जहाँ पर ट्रैफिक होता है वहाँ स्लो जाते हैं। तो दैट इज़ सेम थिंग। कोई रिलैक्सेशन टाइम बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कहीं स्पीड ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। ओवरऑल एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, इस एंड से इस एंड तक पहुँचने में जो टाइम लगा दैट इज द एवरेज स्पीड। दैट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज दैट स्पीड एंड दिस इज दिस मच। क्लियर है? तो ये थी एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होती है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन। अब हम लोग करंट के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड दिस। अब ये कैसे आया आपको पता है, ए की वैल्यू मैंने ये ली थी, यहां पर मैं लिख देता हूं दोबारा से। ए जो था वो क्या था, ई बाई एम। ये ए था जो हमने यहां पर यूज किया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आगे हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन। ओके, अब रिलेशन बिटवीन देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच। ओके, चलिए एक चीज में इसमें पहले हमें पता होना चाहिए, ये था पूरा हमारा क्या कहते हैं सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल वायर लिया था मैंने। इसका अगर मैं कहूं ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो इस एरिया को मैं लेता हूं ए। ठीक है, डिस्टेंस था L, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे N। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो मैं यहां पर बना ही देता हूं दोबारा से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे N, L था और एरिया A था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट number of electrons per unit volume is equal to n। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। ध्यान से समझना। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम। समझते जाना, दिस इज n
और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज, टोटल फ्री चार्ज इन दिस कंडक्टर। फ्री चार्ज का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, NeAl, ये बना टोटल चार्ज, समझते जाना, ठीक है। अब बात करते हैं करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। करंट होता है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो मैं लिखता हूं करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम Q/T। चार्ज हमारे पास आ चुका है, दैट इज NeAl। और टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दूं। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है। डिस्टेंस था L और स्पीड हो गया था यहाँ पर Vd, हमने अभी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास जो करंट बना I इज इक्वल टू NeA, इट्स Vd, ये है करंट। क्लियर है। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का इस तरीके का रिलेशन। अब हम लोग ओम्स लॉ को डिड्यूस करते हैं, जिन्होंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे ये इक्वेशन डिराइव किया था। देखते हैं, मैं यहीं पर आगे बढ़ता हूं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो क्या होता है, आपको चाहे ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देना हो, कंपटीशन देना हो, कुछ भी देना हो, फॉर्मूला तो दिमाग में क्लियर होना ही चाहिए, बट फॉर्मूले के साथ साथ यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट फॉर्मूला, हाउ दैट कम्स, राइट। आगे इस पे आते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में हम लोग जब बात करेंगे तो I इज इक्वल टू NeA। चलो Vd की जगह मैं पुट करता हूं, Vd की जगह क्या पुट कर दूं, Vd की जगह पुट करता हूं E टाउ बाई m। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैं Vd की जगह पुट किया है मैंने E टाउ बाई m। Vd यहाँ पर दिस इज Vd E टाउ बाई m, मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, Vd की जगह मैंने ये पुट कर दिया। देखो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देन I इज इक्वल टू N, E हो गया E स्क्वायर, E टाउ अपॉन m into A। डन, ओके। एल सेल कैंसिल आउट हुआ था, ओके ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट, I इज इक्वल टू, एक चीज आपको क्लियर होगी, अगर यहां L था और यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया था, दिस वाज V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना होगा यहां पर, तो मैं E इज इक्वल टू लिख सकता हूं V/L। ये बात आप लोगों का क्लियर होगा चैप्टर 2 से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एनीथिंग अपॉन लेंथ, एनीथिंग इज वेरिड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज कॉल्ड दैट ऑफ ग्रेडियंट। वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट। पोटेंशियल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैं यहां पर E के जगह पुट करने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, E के जगह मैं लेता हूं V अपॉन L लेने वाला हूं, ML कर देता हूं मैं, और टाउ और A, टाउ और A, तो मतलब क्या हो गया NE स्क्वायर। अब I बाई V कर देता हूं मैं, ओके, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, और यहां पर A अपॉन L आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, इस चीज का ध्यान से समझना, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो ये तो हो गया V अपॉन I, V अपॉन I इन दैट कंडीशन इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा M अपॉन
एन ई स्क्वायर टाउ एंड दिस इज एल बाई ए. अब दिस इज व्हाट, दिस इज आर, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर. देखो आपने कॉपर लिया है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फिक्स होगा. एल्यूमिनियम लिया है, कितना होगा, फिक्स होगा. तो कंडक्टर में नंबर डेंसिटी जो होती है वो फिक्स होती है. तो यहां पर दिस E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये मटेरियल टू मटेरियल फिक्स ही रहेगा. क्लियर है. कॉपर में किसी भी टाइप का कॉपर लो तो उसका टाउ फिक्स रहेगा, एल्यूमिनियम का फिक्स रहेगा, इन सब का फिक्स होगा. इन सब का इंडिविजुअली अलग अलग होगा बट खुद के लिए फिक्स होगा. अगर कॉपर का एक हैवी वायर लेते हैं, कॉपर का आप एक थिन वायर लेते हैं, शीट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें जो डेंसिटी होगी और जो उनका रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कांस्टेंट रहेगा. कब तक, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखना. देन दिस इज रो एल बाई ए. This is, and rho is called, this is the nature of conductor called resistivity. Resistivity of conductor. ये resistivity of conductor है. and rho क्या है, this whole term is rho. मैं कहाँ लिख दूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ. rho जो है वो resistivity है, चलो यहीं पर लिख देता हूँ. This is m upon n e square tau. इसको हमने कहा ये रो है और ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है. एंड दिस रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट. सॉरी, आपके शेप साइज के हिसाब से, अगर आप शेप साइज चेंज करते हैं और ये सब चीजें चेंज करते हैं तो इसके हिसाब से यहां पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है. ध्यान से समझना, रजिस्टिविटी नहीं बदलती, कंडक्टर के लिए सेम रहती है. चाहे आप थिन वायर ले रहे हो, चाहे आप हैवी वायर ले रहे हो, मेटालिक स्ट्रिप ले रहे हो, रजिस्टिविटी उसका नेचर है वो नहीं बदलता. कब बदलेगा, जब आप टेम्परेचर बदलेंगे. ध्यान रखना. तो ये है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, हमारा ये एक फॉर्मूला बना. और रजिस्टिविटी, अब रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं क्या होता है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी हमने लिखा रो, और क्या था रो, चलो आप फिर से एक बार देखो. रो था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. ये थी रेजिस्टिविटी. अब जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, सिग्मा से. कंडक्टिविटी होती है 1 बाई रेजिस्टिविटी. तो ध्यान रखना, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. सॉरी, इसका उल्टा एक्चुअली, इसको लेते हैं, फिर से लिखते हैं. दिस इज, ये हो जाएगा हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m. दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रिलेशन क्लियर है. अब कुछ डिफरेंट रिलेशंस, इसमें क्या क्या होगा, हमने पढ़ा I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. क्लियर, हमने पढ़ा. अब अगर I बाई ए कर दूं, I बाई ए, ये एरिया क्या था, ध्यान रखना, ये एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये था एरिया. और I इधर फ्लो हो रहा था, करंट I, ये था. I बाई ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी. And this is current per unit area is called current density. This is J. This is current density. तो J हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास NEVD is equals to J हो गया. क्लियर है. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे रिलेशंस हमने देख लिए. अब इसके बाद आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है. अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा. तो आज हम लोगों का रहता है, हमने क्या क्या कर लिया, हमने किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम क्या था, 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम गैप, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. उसके बाद हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखा, दैट वाज दिस
ठीक, उसके बाद डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ किया और हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी फाइंड किया। ठीक है, और हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग फैमिलियर हैं इस चीज़ से, रो एल अपॉन ए। ये 4 चीज़ें हमने आज की डेरिवेशन में पढ़ा और आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो आप लोग, आगे बढ़ते रहो, हम सब टीचर्स आपके साथ हैं।